नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक को स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टीसी प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आप सबको होता है, सीटेट 2021 की तैयारी के लिए हमने शुरू किया एक स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जिसमें होते हैं हर वीडियो के अंदर किसी भी एक या दो टॉपिक से प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस। तो आज हमारा मैथ्स पेडागोजी का लास्ट टेस्ट है, लास्ट और पांचवा टेस्ट है। हमने आपको प्रॉमिस किया था कि मैथ्स पेडागोजी को 5 टेस्ट के अंदर कवर कर देंगे। तो आज के हमारे 3 टॉपिक रहने वाले हैं मैथ्स से रिलेटेड, जो टीएलएम के क्वेश्चंस आ जाते हैं। वेन एल थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी। फिर नंबर कंसेप्ट होते हैं, नंबर कंसेप्ट के अंदर आपके अलग अलग फेज होते हैं और प्री नंबर कंसेप्ट होगा। इन तीनों के ऊपर पढ़ेंगे तो ये टोटल आपके अभी तक क्वेश्चन आए हुए 37 क्वेश्चन आप देख पाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आपसे 37 क्वेश्चन का टेस्ट है ये। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। आपको करना बस इतना होगा, अपना नाम और साथ में लिख के भेज देना होगा सीटेट प्रिपरेशन। फिर आपको 3 फ़ायदे मिलेंगे यहाँ से। पहला फ़ायदा तो यही कि जैसे आपको मैथ्स पेडागोजी के बाकी लेक्चर, बाकी टेस्ट आपको देखने हैं, बाकी 4। इसके अलावा आपको ईवीएस पेडागोजी हमने केवल 4 टेस्ट के अंदर करवा रखी है। सीडीपी टोटल 17 या 18 टेस्ट के अंदर सीडीपी को हमने कवर करवा रखा है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के बारे में बता रहा हूँ मैं ये। ठीक है, तो ये सारे आपके लिंक आपको मिल जाएंगे। साथ ही इससे पहले इस टेस्ट सीरीज पे पहले हमने आपको एक क्रैश कोर्स करवाया था, तो उसका क्रैश कोर्स का भी आपको लिंक मिल जाएगा। 15 डेज क्रैश कोर्स था, जिसके अंदर ओवरऑल ही अगर देखा जाए तो मैथ्स पेडागोजी मैंने 3 घंटे के अंदर कवर करवा रखी है। 3 घंटे के अंदर ईवीएस पेडागोजी कवर करवा रखी है। जिसका मैथ्स वैसे कमज़ोर है, क्वेश्चन निकालने वाले कमज़ोर हैं, तो उसको मैंने 7 घंटे के अंदर कवर करवा रखा है। इसके अलावा मैंने 10 पेजेस के नोट्स बना रखे हैं ईवीएस के, जिसमें से 15 नंबर का जो ईवीएस आता है एनसीईआरटी से, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में है। इसमें से ये हर बार 12 से 13 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो देखो यहीं पे आ गया कि वेन हेले, तो ये ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। आपको पहली बात तो यही पता होना चाहिए। तो वेन हेले ने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री दी थी। उन्होंने 5 लेवल बताए थे। ठीक है, इनके बारे में मैं अच्छे से बात करूंगा। तो 4 लेवल इन्होंने दे रखे हैं। हर लेवल में क्या क्या होता है सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन वर्टिकली अपोजिट एंगल। दे ड्रॉ वेरियस फिगर, मेजर द एंगल्स एंड ऑब्जर्व द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। मतलब बच्चों को ये कहा गया है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं भाई, ये और ये 1 2 एंगल 1 और 2 हमारे वर्टिकली अपोजिट होते हैं। तो बच्चों को ये कहा गया कि इनके बीच के अंदर क्या रिलेशन होता है वो बच्चे बताएंगे। ठीक है, तो इन के अंदर रिलेशन बच्चों को बताना है। तो अब ये कौन से लेवल में आएगा? तो भैया देखो, अब मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से लेवल में आती हैं, तो उनके बारे में समझ लेते हैं पहले। तो आपको पता ही होगा कि हर लेवल का अब अलग अलग नाम भी हो जाता है। तो पहले सबसे स्टार्टिंग से लेता हूँ मैं विजुअलाइजेशन लेवल। कई बार इस जगह रिकॉग्निशन लेवल भी लिखा होगा, कई जगह विजुअल भी लिखा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जब बच्चे अपीयरेंस को देख के, ठीक है, केवल अपीयरेंस को देख के ये बता देते हैं कि भैया ये कैसा है। अगर मान लो मैंने ये लिख दिया, या मैंने ये लिख दिया, या मैंने ये बना दिया, तो बच्चा ये नहीं कहेगा कि भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है। उसको तो ये कहेगा, दोनों को ये कहेगा कि ये दोनों त्रिभुज हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है अपीयरेंस को देख के। ठीक है, केवल अपीयरेंस को जब देख के आप कह देंगे, बच्चा क्या करेगा? बच्चा इसको भी गोला कहेगा, इसको भी गोला कहेगा। ठीक है, उसको इलिप्स वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता है, वो इसको भी कहेगा ये भी गोल है और ये भी गोल है, दोनों को वो सर्कल सर्कल बोल देगा। आया समझ में? तो ये उसकी अपीयरेंस के हिसाब से हो जाता है। बच्चे को बस यही पता होता है। विजुअलाइजेशन लेवल होता है जो आपका चाक्षुकरण स्तर होता है। इसके अंदर बच्चा खाली उसको वो जो आकृति होती है वो किस तरह की दिख रही है उसके हिसाब से वो बता देता है। इसीलिए इसको रिकॉग्निशन, यानी बच्चा पहचान पाता है, तो इसको पहचान वाला स्तर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड स्तर होता है आपका एनालिटिकल लेवल, यानी कि विश्लेषणात्मक स्तर। अब इसका भी अलग अलग नाम दिया हुआ है, कुछ जगह इसको डिस्क्रिप्टिव लेवल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको डिस्क्रिप्टिव लेवल भी कहते हैं। अब क्या होता है देखिए, इसके अंदर ये होता है कि बच्चा प्रॉपर्टी के बारे में जानता है। अब समझो, अब वो अगर कुछ भी देखेगा, मान लो कोई ज्योमेट्री के हिसाब से देखेगा, तो वो ना केवल इसको ये बता पाएगा कि भैया ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है,
मतलब अब ये नहीं बताएगा कि ये दोनों चतुर्भुज हैं ना, वो इसको स्क्वायर और रेक्टेंगल के हिसाब से भी बता पाएगा कि भैया इनकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों साइडें इक्वल होती हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने साइड की दोनों इक्वल होती हैं। तो बच्चे को ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होगा, ठीक है। पहले वाले के अंदर बस अपीयरेंस को देख के कह रहा था वो, उसको पता ही नहीं था इनके बीच में डिफरेंस क्या है, कि भैया यहाँ 90 डिग्री का एंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, समकोण त्रिभुज बन गया है, ठीक है। तो वो दोनों को त्रिभुज ही कहेगा या इन दोनों को चतुर्भुज ही कहेगा पहले वाले लेवल में। लेकिन जब मैं एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक स्तर की बात करता हूँ तो यहाँ पे बच्चा प्रॉपर्टी के हिसाब से पहचान पाएगा आकृतियों को, कि अच्छा इसकी प्रॉपर्टी तो ये होती है तो ये होता है, ठीक है। उसको ये पता है कि सर्कल जो हमारा बनता है उसकी केंद्र से समान दूरी होती है, तो भैया इसके अंदर तो केंद्र से समान नहीं होगी, तो इसको वो सर्कल नहीं कहेगा। आगे समझ में? तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है एनालिटिकल लेवल पे। अब तीसरा लेवल आता है आपका इनफॉर्मल डिडक्शन लेवल, ठीक है। इसको भी फिर सॉरी इससे पहले हाँ ये है डिडक्शन लेवल, आप इसको ही कह सकते हो। ये जो है ना, एक सेकेंड देखो, एक आपका होता है फॉर्मल डिडक्शन लेवल और एक होता है इनफॉर्मल डिडक्शन लेवल। तो हाँ यही है हमारा तीसरा लेवल। अब समझे ना, एक और चीज़ बताता हूँ, कई जगह विजुअलाइजेशन लेवल को 0 कहते हैं, एनालिटिकल लेवल को 1 कहते हैं, इनफॉर्मल डिडक्शन लेवल को 2 कहते हैं, डिडक्शन लेवल को 3 कहते हैं, और हमारा लास्ट में होता है रिगर लेवल, ठीक है, इसको 4 बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो पहला जो स्टेज है उसको 0 बोला है, तब भी इसके अंदर 5 रहेंगे, ठीक है। और कई जगह क्या होता है कि आपका जो ये विजुअलाइजेशन लेवल है इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं, इसको 4 कह देते हैं, और अगले वाले को 5 कह देते हैं। लेवल तो 5 ही हैं, बस कुछ की जो नंबरिंग करी हुई है, कई बंदे 0 से कर देते हैं शुरू, कई 1 से शुरू कर देते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि पहला दूसरा तीसरा कौन सा है, आप इसके अंदर चीज़ रहना कि सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, ठीक है। तो भैया देखो इनफॉर्मल डिडक्शन लेवल के ऊपर थे हम, तो इसके भी भाई अलग अलग नाम दिए हुए हैं। कई जगह इसको एब्स्ट्रैक्शन लेवल भी कह देते हैं। एब्स्ट्रैक्शन यानी कि अमूर्त अमूर्त स्तर कह देते हैं इस चीज़ को। कई जगह इसको आपका रिलेशनल लेवल भी कह देते हैं, ठीक है, संबंधात्मक स्तर भी कह देते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, प्रॉपर्टीज़ के बीच के अंदर भी रिलेशन बना लेता है। यहाँ तो क्या था, यहाँ तो प्रॉपर्टी के हिसाब से वो चीज़ों को पहचान रहा था, लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी के बीच में भी रिलेशन बन जाता है अगर देखा जाएगा तो। अब देखो कैसे रिलेशन बनता है बता देता हूँ मैं। जब 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 आप ये देखेंगे, मान लो मैंने ये मैंने बनाया रेक्टेंगल एक, ठीक है। रेक्टेंगल के हिसाब से मैंने जब बनाया कि भैया ये दोनों मेरे जो डायगोनल होते हैं ये बराबर होते हैं, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, आयत की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि उसके विकर्ण हमारे बराबर होते हैं, ठीक है। अब अगर यही इनके बीच का जो एंगल 90 डिग्री का होगा, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो ये मेरा स्क्वायर ही बन जाएगा। आया समझ में? जैसे ही ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पे, तो मेरे ये जो चारों साइड होंगी ये भी इक्वल हो जाएंगी, ये अपने आप ही हो जाएगा। तो इनके बीच में एक रिलेशन बन गया। आगे समझ में कि अगर मेरे आयत के अंदर मेरा जो ये एंगल होता है, या जहाँ पे ये मिल रहे हैं आपस के अंदर, ठीक है, विकर्ण आपस में मिल रहे हैं, तो अगर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं 90 डिग्री पर, तो वो मेरा ऑटोमेटिकली स्क्वायर बन जाता है और उसकी चारों साइडें इक्वल हो जाती हैं। अभी तो आमने सामने की साइडें इक्वल होती हैं ना आयत में, तो इस तरह की चीज़ें वो करने लग जाते हैं कि जो आपने प्रॉपर्टी बताई है, प्रॉपर्टी के अंदर भी एक रिलेशन बन जाता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये आपका इनफॉर्मल डिडक्शन लेवल हो जाता है, ठीक है। तो चौथा आपका होता है डिडक्शन लेवल। डिडक्शन लेवल के अंदर आपका क्या चीज़ होती है भाई, इसके अंदर आपकी जो थ्योरम्स वगैरह होती हैं उनको बच्चा प्रूव करना सीखता है। अब कई जगह इसका डिडक्शन लेवल ही लिखा होगा, कई जगह इसका फॉर्मल डिडक्शन लेवल लिखा होगा, क्योंकि ये ऊपर वाला इनफॉर्मल था ना, अनौपचारिक था ना, तो कई जगह इसको औपचारिक निगमन स्तर लिखा होगा। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बच्चा थ्योरम वगैरह प्रूव करना शुरू कर देता है। तो आपने ये देखा होगा कि जब आप मान लो पढ़े हो, तो एनसीईआरटी से अगर पढ़े हो तो 9वीं 10वीं के अंदर थ्योरम वगैरह प्रूव करनी आती है। तो हम ये मानते हैं कि बच्चा डिडक्शन लेवल पे पहुंच चुका है। और सबसे लास्ट में आता है रिगर्ड लेवल। ये तो हाईएस्ट लेवल होता है जिसके अंदर बच्चा खुद ही थ्योरम वगैरह बनाने की कोशिश करने लग जाए, अलग से नई क्रिएटिविटी बनाने लग जाए, तो ये होती है आपकी। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बच्चा
प्रॉपर्टी देख रहा है। प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, मेजर द एंगल एंड ऑब्जर्व द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो यहाँ बच्चा केवल क्या कर रहा है, यहाँ बच्चा उनको उनकी प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है, ठीक है। उस बच्चे को प्रॉपर्टी के आधार पर वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कह रहा है, तो इसको आप कहेंगे एनालिटिकल लेवल पे है ये। समझ में आया, ये दूसरे लेवल पे है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए ये आ ही गया है कि वैन हेले की ज्यामिति विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर है। चक्षुकरण पहला है, विश्लेषणात्मक, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन मैंने बताया था, औपचारिक कई बार लगा देंगे इसमें, और रिगर, रिगर यानी कि दृढ़ता, मैंने बताया था लास्ट वाली रिगर होती है हमारी, ठीक है। तो कक्षा 3 में एक बच्चे को छांटने के लिए कहा जाता है, ठीक है, बहुभुज छांटने के लिए कहा जाता है कि इसमें से बताओ बहुभुज कौन सा है। तो ये उसको सारी चीज़ें दे रखी है, वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुज को वर्गीकृत करता है, ठीक है। तो आपके हिसाब से ज्यामिति विचार के स्तर पे क्या है, तो उसने केवल देखा है, देखने के बाद में उसने कर दिया, तो ये हमारा चक्षुकरण लेवल पे है। आया समझ में, उसने कोई भी नहीं देखा, मैंने आपको बताया था ना, वो बच्चे को ये फ़र्क ही नहीं पता होगा कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में फ़र्क क्या है। यहाँ आपका 90 डिग्री का होता है तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाता है, और ये वाला आपका केवल त्रिभुज होगा। मतलब त्रिभुज आपका ये भी अलग तरह का त्रिभुज होगा, जो हमारे 6 तरह के त्रिभुज होते हैं वो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो ये उनमें से होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है, अगर मान लो तीनों आपकी भुजाएं इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया है, ठीक है। ये हमारा समबाहु हो गया है, ठीक है। तो इस तरह की हमारी चीज़ें रहेंगी वो। तो बच्चा ये सारी चीज़ें नहीं बता पाता, बच्चा इसको भी ट्रायंगल बोलेगा, इसको भी ट्रायंगल बोलेगा, इसको भी ट्रायंगल बोलेगा, इसको भी ट्रायंगल बोलेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होंगी ना, इस हिसाब से बच्चा छांटता है, तो ये हमारा विजुअलाइजेशन लेवल पे है, पहले लेवल में ही है। बच्चे ने बिना किसी प्रॉपर्टी का यूज़ किए इनको छांटा है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है फिर से, प्राथमिक स्तर पर दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर, बेस्ड ऑन अपीयरेंस, दिखावट के आधार पर कर रहा है, तो वो हमारा विजुअलाइजेशन स्टेज है, पहली स्टेज है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है। अब देखो ये कह रहा था, कई जगह इसको लेवल 0 बोल देते हैं पहले वाली को, और इसको लेवल 1 से शुरू करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपके हो जाती हैं। तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू वैन हेले लेवल ऑफ ज्योमेट्री, स्टूडेंट हु कैन डिस्क्राइब एंड सॉर्ट शेप ऑन द बेस ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस के हिसाब से कर रहा है, दिखावट के हिसाब से कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, वो मानसिक चिंतन ही हो गया, विजुअलाइजेशन ही होगा। अब समझना एक चीज़ को भैया, जो बच्चे इसको हिंदी में केवल पढ़ते हैं तो समझ लेना, विजुअलाइजेशन अगर आप पढ़ोगे तो ये तो सेम रहेगा आपका, लेकिन अब इसके अंदर नाम अलग अलग हो गए हैं आपके। देखो पिछले वाले के अंदर ही अगर देखा जाए तो यहाँ मानसिक चित्रण स्तर ही था, लेकिन यहाँ पे इसको लिखा हुआ था चाक्षुकीकरण, तो ये समझ लेना, समझ रहे हो। तो इन चीज़ों को देख लेना, तो इस वजह से इंग्लिश नाम जरूर याद रखा करो, क्योंकि ये हमारे अपनों ने नहीं दिए, ये बाहर वालों ने दिए, तो और हमारे अपनों ने इसको बदला है, इसका संवाद कह रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट किया है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से इसको कुछ भी कह देते हैं, तो इसका उत्तर तो केवल पहला ही होगा, विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है ये भी, कह रहे हैं कि ज्यामिति समझ की विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी करना है, कौन सा श्रेणी करना है। पहला मानसिक चित्रण आ जाएगा, फिर विश्लेषणात्मक आ जाएगा, फिर आपका अनौपचारिक हो जाएगा, फिर औपचारिक हो जाएगा, लास्ट में आपका दृढ़ता या फिर रिगर आ जाता था, ठीक है, तो वो 5वीं हो जाती थी। तो ये आपका सेकंड आपका इसका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी जिसके बारे में मैंने बात भी की थी। वैन एले ने क्या दिया है, वैन एले ने ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के बारे में बात किया है, ज्यामिति चिंतन के बारे में, ठीक है, ज्योमेट्री का थ्योरी दी थी इसने। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है भाई ये भी, कह रहे हैं कि एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियों को वर्ग के रूप में पहचानता है। अब देखो मैंने बताया था, देखो कभी इसको मानसिक चित्रण को लेवल 0 यानी स्तर 0 कह देंगे, स्तर 0 कह देंगे, कई बार स्तर 1 कह देंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको ये समझना है, सबसे पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, इस हिसाब से। तो बच्चा क्या कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि 4 भुजाओं वाली नियमित आकृति, यानी कि बच्चे ने प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ली है। अब जैसे ही प्रॉपर्टी के बारे में बात करी, तो प्रॉपर्टी के बारे में बात करने के बाद में ही वो एनालिसिस में चला गया है, सेकंड स्टेज में चला गया है, सेकंड लेवल पे चला गया है, ठीक है। तो वो विश्लेषणात्मक आपका उत्तर हो गया इसका, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।
अब देखिए भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4=2+2, 4=1+3। वह संख्या के किस विकासात्मक अवस्था में है, कौन सी डेवलपमेंट फेज में है। अब बहुत सारे लोग, इनफैक्ट 99% लोग इसको गलत पढ़ाते हैं। पता नहीं वो यहीं से आपका ऑप्शन लेके उसी हिसाब से कर देते हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि टोटल 6 अवस्थाएं होती हैं हमारी। तो 6 अवस्थाओं के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है जब हम क्रैश कोर्स कर रहे थे। तो या फिर मेरे जो पेड नोट्स है उनके अंदर भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो देखो ये क्रैश कोर्स, अब मैं एक और बात बताता हूँ, जो मैंने वीडियो क्रैश कोर्स करवा रखा फ्री में, उसी की पीडीएफ मैं पेड नोट्स के अंदर देता हूँ, तो कुछ अलग से नहीं देता। तो जो लोग मेरा क्रैश कोर्स कर लेंगे उनको पेड पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं कि नंबर थ्योरी आपकी जो है, नंबर थ्योरी के अंदर अलग अलग इमर्जिंग फेज होते हैं, अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। पहली अवस्था तो क्या होती है, जो प्रारंभिक अवस्था होती है, जब बच्चा नंबर के बारे में चीज़ें सीखना शुरू करता है। अब उसके अंदर बच्चों को बड़े छोटे के बारे में चीज़ें पता होती है। अब हो सकता है वो केवल नंबर को बड़ा छोटा ना कहे ना, वो चीज़ों को भी कह सकता है कि ये लाइन मेरी इस लाइन से लंबी है, ठीक है, पहली लाइन दूसरी लाइन से लंबी है। अगर आप पहली क्लास के अंदर देखोगे एनसीईआरटी वगैरह के अंदर, तो इस तरह के कंसेप्ट हैं। तो ये हमारी प्रारंभिक अवस्थाओं के लिए ही हैं, जिसके अंदर बच्चे को बड़े छोटे की पहचान होने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद में वस्तुओं को गिनना सीख लेता है। अब काउंट करना सीख लिया तो हमारी इमरजेंट फेस हो गई है। अब सेकंड वाले के अंदर क्या होता है, अब देखो यहाँ तो वो कैसे गिन रहा था, 1 2 3 इस तरह से करके गिन रहा था। इस वाली स्टेज के अंदर क्या होता है, मानसिक गिनतियाँ शुरू कर देता है, वो एब्स्ट्रैक्ट काउंटिंग करने शुरू कर देता है, मेंटल काउंटिंग करने शुरू कर देता है। इसी तरह से इस मिलान अवस्था में, मैचिंग फेज के अंदर बच्चा क्या करता है, प्लस और माइनस भी शुरू कर देता है, ठीक है। प्लस और माइनस बच्चा शुरू कर देगा तो आपका वो इस अवस्था में हो गया। अब क्वांटिफाइंग फेज में, इस वाली अवस्था के अंदर बच्चा क्या करता है, इस वाली अवस्था के अंदर बच्चे को प्लस माइनस बिल्कुल अच्छे से आ जाते हैं। देखो इस फेज के अंदर अगर आप बच्चे को कहोगे 2+2 बता भाई, ठीक है, तो बच्चा करेगा, उंगलियों पे गिनेगा 2+2। लेकिन इस फेज के अंदर इसको एडिशन, ये इस तरह की कुछ एडिशन फैक्ट होते हैं, आपका कह सकते हैं, तो ये तो उसको याद हो जाते हैं कि 2+2 4 होता है। तो बच्चा बिना गिने ही आपका उत्तर दे देता है। समझ में आया, बिना आपको जोड़े ही उत्तर दे देता है परिणात्मक फेज में, ठीक है। और उसको जोड़ करने का जो तरीका होता है वो भी बच्चा अलग अलग तरह से सीख लेता है। तो ये स्टेज में होता है। इसके अलावा बच्चे को ये भी पता चल जाता है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो मेरा शॉर्टकट है एडिशन का। जैसे अगर मुझे 4 बार 2 को जोड़ना है, ठीक है, तो 4×2 कर दूंगा, यही मेरा उत्तर है, 8 है। तो बच्चे को ये वाली चीज़ें आ जाती हैं, ये चीज़ पता चल जाती हैं। अच्छा, वो चीज़ पता भी कब चलती हैं, जब टीचर उसको समझाता है। ये चीज़ें अगर समझाएगा तो पता चल जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से उसको भाग करना आता है, लेकिन वो डायग्राम के हिसाब से भाग करता है। डायग्राम को बांट सकता है कि भैया इसको 2 हिस्सों में बांटो, वो बांट लेगा। आया समझ में, मतलब गुणा का तो उसको पता चल गया कि ये चीज़ है, और डायग्राम के बारे में वो डायग्राम के हिसाब से भाग करना आ गया उस बच्चे को। तो ये तीसरी स्टेज होती है आपकी। अब देखो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो था इसका क्या था, इसका बच्चा क्या कर रहा था, 4 बच्चे को अलग अलग तरह से जोड़ करना आ रहा था कि मैं 2+2 करूँगा ये भी 4 होता है, और 1+3 करूँगा ये भी 4 होता है। यानी कि वो प्रखर हो गया है एक तरह से जोड़ करने में, और उसको जोड़ के बारे में उसको ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट भी याद है। 2+2 4 होता है, और 3+1 भी 4 होता है। तो ये उसको याद है ये चीज़ें, वो अलग से करना नहीं सीख रहा। इसीलिए इन्होंने देखो 4 पहले लिखा हुआ है, और उसके बाद में कि 4 जोड़ कैसे कैसे बनता है, तो 2+2 से भी बनता है, 1+3 से भी बनता है, आपने अलग से जोड़ के नहीं देखा है। तो ये वाली चीज़ बच्चे को कब आती है, ये क्वांटिफाइंग फेज में आती है, परिणात्मक अवस्था में आती है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था। यहाँ तीसरी अवस्था थी ना भैया, ये हमारी परिणात्मक अवस्था, जिसके अंदर बच्चे को ये फैक्ट याद हो जाते हैं, 2+2 4 होता है, या अलग अलग तरह से वो जोड़ना सीख जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसको आ जाती हैं। तो आपका उत्तर था तीसरा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखिए कह रहे हैं कि कक्षा 3 में 2 अंकों संख्याओं के व्यकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है, ठीक है। 2 अंकों की संख्याओं के ऐड के लिए, सॉरी सब्सट्रैक्शन के लिए, व्यकलन होता है हमारा माइनस, ठीक है। तो माइनस के लिए इन चरणों के हिसाब से करता है। तो पहले तो करता है कि स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करना, रिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ। तो इस वाले स्टेज में क्या कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग करवा रहा है, इसका मतलब वो कंसेप्ट बनवा रहा है। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहे हैं यूज ऑफ टेलीमार्क टू शो द स्मॉलर
नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लार्ज नंबर। तो अब यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ वो उसको एक तरह से टेलीमार्क के थ्रू सिखा रहा है कि हमारा काम करने का तरीका क्या है। जब काम करने का जो तरीका होता है, जब कंसेप्ट के बारे में आप पढ़ाते हो बच्चों को, काम करने का तरीका होता है, तो उसको बोलते हैं एल्गोरिथम, अगर आपको नहीं पता हो। जैसे मैं ये कहता हूँ कि यूट्यूब है, यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है वो अलग तरह से अपने हिसाब से काम करती है, कभी किसी चीज को बढ़ावा दे देती है, कभी किसी को बढ़ावा दे देती है, ठीक है। तो वो एल्गोरिथम है, उसका काम करने का तरीका है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं ये मानता हूँ वो एल्गोरिथम होता है। तीसरे वाला है आपका स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम में कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यकलन का अनुप्रयोग। अब यहाँ पे फाइनली उसने अप्लाई कर दिया चीज़ों को, तो वो क्या होती है, वो हमारा फाइनल ऑपरेशन होता है। और हमारे 4 बेसिक ऑपरेशन है, आपको पता होना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो यही है आपका। तो अब ऑप्शन अगर आप इसके अंदर देखोगे तो आपको चौथा ऑप्शन मिल जाएगा। पहले हम कंसेप्ट बना रहे हैं, व्यवस्था संकल्पना बना रहे हैं, फिर परिकलन प्रक्रिया कर रहे हैं। परिकलन प्रक्रिया क्या होती है, एल्गोरिथम होती है। फिर आपका होता है संक्रिया, ठीक है, यानी कि फाइनल ऑपरेशन आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, किसको आप नहीं कहेंगे कि इंपॉर्टेंट है। संरक्षण इंपॉर्टेंट है, सीरिएशन इंपॉर्टेंट है, गणना करना इंपॉर्टेंट है, अंक लिखना ये नहीं है। समझो एक चीज़ को, मैंने हमेशा से कहा है कि अगर किसी बच्चे को अंक लिखने आते हैं या नहीं आते हैं, इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते अगर किसी बच्चे को 2 लिखना 3 लिखना नहीं आता तो वो मैथ्स के अंदर कमज़ोर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है उसको 2 लिखना 3 लिखना नहीं आता, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि आपको बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको हिंदी में अंक लिखने नहीं आते हैं, ठीक है, और लेकिन आप मैथ्स में अच्छे हो गए। तो क्या ये आपका नंबर सेंस के लिए ज़रूरी है क्या अंक लिखना? अंक लिखना आपका हर भाषा का अलग अलग तरह से होता है। समझ में आया? पहली बात तो यही है। कंसेप्ट आपका किसी जो आपकी जो भाषा है उसके अंदर आप, ये तो चिन्ह ही होते हैं। ये जो मैंने 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 एक्चुअली 3 थोड़ी है, 4, ये 4 थोड़ी है। अगर आप देखोगे 4 तो मेरी ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसको मैं कहूँगा कि ये चीज़ मेरी 4 बना दी मैंने, ठीक है। लेकिन कोई इसको देख के कहेगा, ठीक है, तो ये थोड़ी आपका होता है। कोई इसको देख के कहेगा 4, ये थोड़ी है। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, नहीं पता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसको पता है कि 4 माइनस 3 1 होता है। तो यही चीज़ है। तो अंक लिखना हमारा कभी भी आपका महत्वपूर्ण पहलू नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए आसान क्वेश्चन है, ये भी कह रहे हैं कि यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलवों की संख्याओं को 4 आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ होता है, तो वो बताओ कौन सी अवस्था में है। फिर वही वाली बात आ गई। अवस्था मैंने अभी 3 पढ़ा दी थी आपको, अब 3 के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं कि 3 अवस्थाएं और कौन सी होती हैं। तो मैंने आपको परिणात्मक अवस्था तक बता दिया था आपको। फिर आपकी होती है पार्टीशन फेज, आपको विभाजनात्मक अवस्था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बच्चों को पहली बात तो ये पता चल जाता है कि एडिशन में और सब्सट्रैक्शन के अंदर एक डिफरेंस होता है, मतलब कि ये इन्वर्स है, एक दूसरे के रिलेशन इनका इन्वर्स है। अब समझो पहले स्टेज के अंदर हम क्या कर रहे थे, खाली ये गिन रहे थे कि बच्चों को बड़ा छोटा और गिनती आई है या नहीं आई है, गिन पा रहा है या नहीं पा रहा है। सेकंड स्टेज के अंदर हमने क्या किया, सेकंड स्टेज के अंदर हमने गिनती उसको कटवाने लगी थी, ठीक है। वो मन में गिनती करने लगा था और सरल तरह से प्लस माइनस करने लगा था, ठीक है। तो एक एक कंसेप्ट के हिसाब से देखेंगे कि वो डेवलप कैसे कैसे हो रहा है। तीसरी स्टेज के अंदर क्या हुआ, उसको ये प्लस माइनस की ये जो कंसेप्ट थे, एडिशन फैक्ट और सब्सट्रैक्शन फैक्ट थे, ये तो उसको याद ही हो गए थे, ठीक है। 3 माइनस 1 आपका 2 होता है और 2 प्लस 1 आपका 3 होता है, तो ये उसको याद ही हो गया था। तो बच्चा इस लेवल पे पहुंच गया था। फिर आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अंदर ही उसको ये पता चल गया कि ये उसके मतलब इन्वर्स होते हैं, यानी कि 4 प्लस 2 6 करूँगा और 6 में से अगर 2 घटा दूंगा तो 4 ही आएगा मेरा। आया समझ में? तो ये उसको ये चीज़ पता चल गई है। दूसरा अगर मैं ऊपर वाले उसके अंदर बात करूं तो उसको केवल ये पता चल रहा था कि मल्टीप्लिकेशन, देखो डिवाइड वो कैसे कर पा रहा है, डिवाइड वो डायग्राम के थ्रू कर पा रहा था। आया समझ में? और मल्टीप्लाई और डिवाइड अब वो इस फेज के अंदर पूरी सही तरह से कर पाएगा। चौथी स्टेज है, चौथी स्टेज में बच्चा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर पाएगा। अब जो पांचवी स्टेज होती है आपकी पांचवी स्टेज है फैक्टरिंग स्टेज।
इसके अंदर बच्चा क्या है, इसके अंदर बच्चा को कंसेप्ट पता चलेंगे दशमलव और फ्रैक्शन के बारे में। आया समझ में। फैक्टरिंग स्टेज आप याद रख लेना, उपादान अवस्था है, यहाँ से आप याद रखना उपादान अवस्था के अंदर क्या है, बच्चा ये याद कर पाएगा, मैं सॉरी याद कर पाएगा नहीं, उसको पता चलेगा। यहाँ अभी तक वो पूर्णांकों के अंदर बात कर रहा है, 2 4 इनके बारे में पता है, लेकिन इस स्टेज के अंदर बच्चे को कंसेप्ट के बारे में पता चल जाएगा। हम पढ़ाते भी इस तरह से ही है, जब बच्चे को पूरी तरह से डिवीजन सही तरह से आ जाता है, करना आ जाता है, उसके बाद ही हम फ्रैक्शन और आपको डेसिमल वगैरह के बारे में बताते हैं बच्चों को। और लास्ट स्टेज आपकी होती है ऑपरेटिंग स्टेज, संक्रियात्मक अवस्था, जिसके अंदर बच्चा फ्रैक्शन, अब 5वीं स्टेज के अंदर बच्चे ने क्या किया था कि फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में वो सीख गया था, ठीक है, मतलब उसको कंसेप्ट पता चल गया था ये क्या होता है। लेकिन इस स्टेज के अंदर वो इसके अंदर प्लस और माइनस करना भी सीख जाएगा। तो ये आपका ऑपरेटिंग स्टेज होती है, संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो अगर आप इसका उत्तर देखेंगे तो आपका इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा संक्रियात्मक अवस्था ही। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि उसके अंदर बच्चा भिन्नों और दशमलव के अंदर चारों आधारभूत अवस्थाओं के थ्रू कर रहा था। प्लस माइनस करना बच्चे ने सीख लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीख लिया। तो ये सारी चीज़ें आपके ऑपरेटिंग फेज के अंदर आ गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं का गणना करने के लिए कहा, जिसमें पेन, रबड़, शॉर्पनर का संग्रह था। विद्यार्थियों ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू करी, ठीक है। उसने एक रेखा में रखा 1 2 3 इस तरह से, मतलब अलग अलग ऐसे नहीं रखा हुआ कि आपने मान लो बिखेर दिए। उसने क्या किया, पहले एक लाइन में लगाए, वो लाइन में लगाने के बाद बच्चा गिन रहा है, ठीक है। उसके बाद में उसने क्या कहा कि उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि ये 2 पेन है, 5 रबड़ और 3 शॉर्पनर है, ठीक है। मान लो उसके सामने 10 चीज़ें पड़ी थी, तो उसने ऐसे भी बता दिया कि ये 2 पेन है, 5 रबड़ है और 3 शॉर्पनर है, ठीक है। तो आपके विचार से विद्यार्थियों की गणना में किस सिद्धांत या किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना पड़ा, कि या तो कोई एक गलत होगा या कोई 1 से 2 तक गलत होंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि हमारे 5 काउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, 5 काउंटिंग प्रिंसिपल रहते हैं हमारे। पांचों काउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में मैं बता देता हूँ। पहला होता है आपका स्टेबल ऑर्डर। स्टेबल ऑर्डर यानी कि जो स्थिर क्रम है, ये आपका क्या होता है, इसको बच्चा सबसे पहले सीखता है। ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है। इसके अंदर क्या होगा, बच्चा एक ऑर्डर में लिखेगा, ठीक है, एक ऑर्डर में रखेगा और एक ऑर्डर के हिसाब से बच्चा करता रहेगा और वर्बली उनको सीखेगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इनफैक्ट स्टेबल ऑर्डर के अंदर तो वो भी क्या कहूँ, बच्चे से अगर आप ये कहोगे 10 से पहले क्या आता है, तो 10 से पहले वो इस तरह से गिन के बताएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 आता है, ठीक है। तो ये उसका स्टेबल ऑर्डर रहता है, मतलब उसको जो काउंटिंग उसने जो याद की होती है वो एक ऑर्डर में याद की होती हैं और उसी ऑर्डर में उसको याद रहती हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टेबल ऑर्डर रहता है। फिर आपका आता है 1-to-1 कोरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल। ये रिलेटेड टू होता है आपका जब चीज़ों को गिनता है बच्चा, जब चीज़ों को गिनना शुरू करता है। जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था कि आपके घर में 4 गेस्ट आए हैं, बच्चे ने 1 2 3 4 इस तरह से गिन के वो 4 गिलास पानी ले आया, एक एक करके गिन के। एक एक आप उंगली से गिन लेते हैं, कई बार आप किसी तरह से भी गिन लेते हैं। तो ये आपका 1-to-1 कोरस्पोंडेंस रहता है, जिसमें आप एक नंबर को, मतलब एक ऑब्जेक्ट को एक नंबर दे देते हैं अपने दिमाग से कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये आपका 1-to-1 कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल रहता है। फिर आपको जो तीसरा प्रिंसिपल होता है वो होता है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब ये होता है वो उसके बाद आती है बच्चे के अंदर। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया कि मान लो आपने कोई 4 चीज़ें रखी हैं, आपने नंबर दे दिया 1 2 3 4। मैंने आपको बताया था एक कार्डिनल नंबर होते हैं, एक ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो बच्चे को ये पता चल जाता है कि ये जो मैंने 4 नंबर ये दिया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है अगर मान लो इस बॉल को मैं बाहर लेके चला जाऊं तो ये 4 बॉल नहीं है, नहीं, ये तो चौथी बॉल है। आ गया समझ में? उसको पता चल जाता है ऑर्डिनल और कार्डिनल के बीच का डिफरेंस पता चल जाता है कि भैया अगर इस पे 2 लिखा हुआ तो इसका मतलब 2 बॉल नहीं है, इसका मतलब है दूसरी बॉल है ये। आ गया समझ में? तो ये चीज़ें बच्चों को पता चल जाती हैं। ये आपका होता है तीसरी स्टेज। चौथी स्टेज होती है आपका एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल। अब एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है,
जैसे इसके अंदर इस बच्चे ने किया था ना, इसके साथ जो दिक्कत आई है वो भी बता देता हूँ मैं। इसके साथ क्या दिक्कत आई है कि 10 चीज़ें पड़ी हुई थी, बच्चे ने ये नहीं कहा कि 10 चीज़ें पड़ी हुई हैं। एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल के अंदर ये होता है, अमूर्त सिद्धांत के अंदर ये चीज़ होती है कि बच्चा बिना कुछ माने, ठीक है, बिना कुछ करे, वो बस ये बताता सीधा कि 10 चीज़ें हैं भाई मेरे पास में, ठीक है। वो ये नहीं बताता कि मेरे पास में 2 पेन है, 5 रबड़ और 3 शॉर्पनर है। उसको वो पेन को शॉर्पनर के साथ जोड़ सकता है, उसको ये चीज़ पता चल जाती, ठीक है। तो ये आपका होता है एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल। उसको मतलब वो मान लो मैंने 4 बॉल रखी हैं उसके सामने, ठीक है, एक लाल है, एक नीली है और 2 ग्रीन है, ठीक है। तो बच्चा बोल के भी इसी तरह से बताएगा कि एक लाल है, एक ग्रीन है और 2 नीली है, इस हिसाब से बताएगा, ठीक है। वो इस तरह से नहीं बताएगा कि 4 बोलना है। तो बच्चा चौथे वाले टाइम पे ये सीख जाता है एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल के अंदर कि भैया चारों हैं तो बोलना, ठीक है, 4। तो वो डायरेक्ट 4 बोल देता है। मेरे पास कितनी बोल है, मेरे पास 4 बोल है। वो इस तरह से नहीं बताता कि 2 लाल हैं, एक काली है, इस तरह की चीज़ें नहीं बताता वो। आया समझ में? तो एक तो बच्चे के साथ ये दिक्कत आई थी एब्स्ट्रैक्शन वाली इसके अंदर। चौथी आपकी जो स्टेज आती है वो ऑर्डर रिलेवेंस प्रिंसिपल आता है। ऑर्डर रिलेवेंस में क्या होता है कि वो बच्चा कभी भी अगर कभी गिनेगा ना, तो उसको वो कैसे भी गिन सकता है। मान लो मैंने कोई ये चीज़ पड़ी हुई है, तो मैं इसको पहले लाइन में नहीं लगाऊंगा, ठीक है। मैं कैसे भी गिनूँ, मैं यहाँ से गिनूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से गिनूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही रहेगा। आया समझ में? बच्चा क्या करता है, बच्चा यहाँ क्या कर रहा था, बच्चा एक रेखा में लगा रहा था, लाइन में लगा रहा था। इस वजह से इसके अंदर ऑर्डर इररिलेवेंस प्रिंसिपल भी नहीं है, यानी असंगत कर्म सिद्धांत भी नहीं है। यानी कि उसको ये नहीं पता कि हमारा अगर आप किसी भी कर्म से गिन लो, आपका कोई वैल्यू है ही नहीं कर्म की, आपको बस गिनती सेम रहेगी हमारी। आप किधर से भी गिन लो, लेफ्ट टू राइट गिन लो, ऊपर से नीचे गिन लो, आप कैसे भी गिन लो। आया समझ में? तो ये चीज़ है, इस वजह से इसका उत्तर रहेगा 4, क्योंकि उसको एब्स्ट्रैक्शन के बारे में नहीं पता। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि आपको 10 वस्तुएं ही कहता है, वो अलग अलग चीज़ें नहीं बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते भाई, आसान क्वेश्चन था। कह रहे हैं मैथमेटिकल गेम्स और पजल आपके किस चीज़ में हेल्प करती है। देखो भाई, पजल तो मैंने बता दी थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेकिंग मैथमेटिक इंजॉयबल, बिल्कुल सही बात है। मेकिंग कनेक्शन विद एवरीडे थिंकिंग, ये भी सही है। टुवार्ड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स मैथमेटिक्स, अगर इसके अंदर कहीं ऑप्शन आ जाता इस तरह का कि मैं ए बी और डी को लेता तो मैं ले सकता था, लेकिन ए बी डी ऑप्शन है ही नहीं, इस वजह से मैं सी को भी ले लूँगा। क्योंकि देखो, एन्जॉय करवाना हमारा मेन पर्पज़ नहीं है, हमारा मैथ्स पढ़ाना मेन पर्पज़ है। चलो अच्छा, हाँ, इसके अंदर एक चीज़ हो रहा है, इसमें कह रहे हैं गणित को एंजॉय करवा रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, गणित को हम एंजॉय करवा सकते हैं। आए समझ में? अगर खाली इसके अंदर ये चीज़ आती कि मेकिंग एंजॉय, ठीक है, कि बच्चों को एंजॉय करवा रहे हो आप, तो वो गलत होता। क्योंकि आप गणित की कक्षा में गणित के कंसेप्ट को एंजॉय करवाओगे, तो ये आपके लिए सही है। तो आपका चारों उत्तर आपके लिए सही है मैथमेटिकल गेम्स के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। कि पूर्व संख्या अवधारणा, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्री नंबर कंसेप्ट हमारे होते कौन से हैं। प्री नंबर कंसेप्ट वो होते हैं जो आप संख्या सीखने से पूर्व बच्चे सीखते हैं। तो सीरिएशन, बिल्कुल सही बात है। सीरिएशन में क्या होता है, छोटा बड़ा आप लगा रहा है बच्चा, ठीक है, उसको 10 चीज़ें दे दी हैं, कहा इनको छोटे से लेके बड़े तक लगा दे, तो वो है। उसके अंदर बच्चा को कोई नंबर नहीं दिया है, समझ लेना इस चीज़ को। मैंने मान लो उनको 4 चार्ट दिए हैं एक, ठीक है, तो मैंने उसको कहा कि भैया इसको छोटे बड़े में लगा दे, तो बच्चे ने इसको सीरीज़ में लगा दिया, तो वो उसके अंदर उसने किसी नंबर का यूज़ नहीं किया, उसने सीरीज़ का यूज़ कर दिया है। उसकी जो सेंसेस हैं, जो ये ज़रूरी होती हैं, एक्चुअली डेवलप होनी ज़रूरी है, नंबर ही सब कुछ नहीं होता। मैथ के अंदर रीजनिंग आपकी आनी चाहिए। तो ये आप कह सकते हैं कि जो आपकी रीजनिंग होती है ना, वो पार्ट है आपका प्री नंबर कंसेप्ट। रीजनिंग का वो वाला पार्ट जो आप बिना मैथ्स के कर सकते हो, वो आपका सारा प्री नंबर कंसेप्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका है कि रिसाइटिंग नंबर नेम्स रेंडमली। अब नंबर नेम्स ही आपके आ गए तो ये तो प्री नंबर कंसेप्ट हो ही नहीं सकता। मैंने बताया नंबर की ज़रूरत ही नहीं होती है हमको, ये गलत है। तो
क्रिएटिंग ग्रुप भी हमारा प्री नंबर कंसेप्ट होता है कि आप रंग के आधार पे ग्रुप बना रहे हो, आप किसी भी आधार पे आप ग्रुप बना रहे हो, वहाँ पे आपको नंबर की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह से आपका 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस हो गया। मैंने बताया आपका 2 साल का बच्चा है, उसको गिनतियाँ नहीं आती हैं, उसको ये कहा कि बेटा आपके घर में ये गेस्ट आए हुए हैं, इनको लाके एक एक गिलास पानी दे दे। वो बच्चा आया, उसको 3-4 उसको पता ही नहीं है 3 और 4 क्या होता है, लेकिन वो एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, और सबको एक एक गिलास पानी लेके दे दिया। आ गया समझ में? तो ये आपका 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस होता है। तो ये भी आपका होता है, इसके अंदर भी गिनतियों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आपका सेकंड आपका उत्तर था इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। प्री नंबर कंसेप्ट या अर्ली नंबर कंसेप्ट कौन सा नहीं है जहाँ पे नंबर्स का यूज़ नहीं होता है। तो भैया आप मापन करने के लिए जब आप किसी का मेजर करते हैं ना, कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, या मैं कह रहा हूँ हाथ से भी आप मेजर करते हैं, तो आप ये कहते हैं 2 हाथ लंबा है, 3 हाथ लंबा है, तो वहाँ आपको नंबरों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपका मेजरमेंट करने के लिए आपको नंबर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। बाकी क्लासिफिकेशन के लिए नहीं है, कंजर्वेशन के लिए नहीं है, क्लास इंक्लूजन के लिए नहीं है। आपका तीसरा आपका उत्तर है इसका। समझ में आ गया? नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय में संख्याओं की समझ सदा सक्रिय बोध के विकास के साथ होती है। इनमें से किस कथन को सक्रिय बोध के अवयव के रूप में नहीं बताया जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी रेफर्ड एज द कंपोनेंट ऑफ ऑपरेशन सेंस। अब देखो ये क्या चीज़ होती है, डेवलपिंग ऑपरेशन सेंस हमारी क्या होती है। देखिए मतलब कि हमारे अभी तक मैंने आपसे बात की थी नंबर कंसेप्ट के बारे में। नंबर कंसेप्ट जब नंबर सेंस आ गई है आपके अंदर, ठीक है, कि आपकी संख्याओं की समझ आ गई है। संख्याओं की समझ आने से पहले हमने अभी बात करी थी प्री नंबर कंसेप्ट के बारे में, जहाँ पे आपको नंबर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं जब आप नंबर यूज़ कर लेते हैं उसके बाद में आपके बेसिक ऑपरेशन होते हैं। बेसिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। तो कह रहे हैं इनमें से आप ये बताइए कि किसके अंदर ज़रूरत नहीं है प्लस माइनस डिवाइड वगैरह करने की। तो कह रहे हैं दी गई स्थिति में प्रयुक्त की जाने वाली संक्रिया को निर्धारित करना कि प्लस आएगा माइनस आएगा। तो इसके अंदर तो आपको ज़रूरत पता होना चाहिए कि प्लस माइनस का मतलब क्या होता है। कह रहे हैं कि यह समझना कि समान संक्रिया को भिन्न समस्या स्थिति में उपयोग में लगाया जा सकता है। फिर से संक्रिया आ गई, तो संक्रिया का यूज़ तो भैया यहाँ भी हो रहा है। संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रभाव को जानना, संक्रिया का प्रयोग यहाँ पे भी हो जाएगा। संख्या और परिमाणों की तुलना करना। अगर मान लो मैं ये कह रहा हूँ 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो यहाँ मुझे प्लस माइनस सीखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे हो सकता है मुझे प्लस माइनस ना आता हो, मैं तब भी बता दूंगा 5 बड़ा है या 6 बड़ा है। ठीक है, तो चौथा मेरा ऐसा आंसर है जिसके अंदर मुझे प्लस माइनस सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कक्षा 2 में रोहन सही तरीके से कटना गिनती करता है। देखो हमारा मैंने फेज़ के बारे में बात करी थी अभी। ठीक है, इमरजेंट फेज़ पहला था। ठीक है, फिर आपका आया था मैचिंग फेज़ यानी मिलान स्तर दूसरा था। तो ये कौन से के अंदर था? कटवा गिनती। अगर आप देखेंगे तो देखो ध्यान से, ये आपकी मानसिक गिनती। मानसिक गिनती को मेंटल काउंटिंग या कटवा गिनती कहते हैं। ये आपका मिलान फेज़ में था, मिलान अवस्था में था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। तो देखो हाँ ये है ना। तो नेक्स्ट आ गया हमारा आसान क्वेश्चन आया है, कह रहे हैं संख्या बोध का एक पहलू है। मतलब कि बाकी संख्या बोध के पहलू नहीं होंगे, आपको नंबर सेंस की जरूरत नहीं होगी। छोड़ छोड़ कर गणना करना, स्किप काउंटिंग आपके लिए संख्या बोध का पहलू है या नहीं है। अब देखो फिर वही वाली चीज़ आ गई, नंबर सेंस। नंबर सेंस मैंने हमेशा से बताया राइटिंग न्यूमरल कभी हो ही नहीं सकता अंक लिखने के अंदर। अंक लिखने के अंदर हमारी जो होती है, हो सकता है मुझे अंक लिखना नहीं आता लेकिन मुझे नंबर सेंस है, मुझे पता है 2 क्या होता है। हो सकता है मुझे हिंदी में 2 लिखना नहीं आता हो सकता है मुझे हिंदी में 8 लिखना नहीं आता, लेकिन मैं 8 बोल सकता हूँ, मैं 8 भी बोल सकता हूँ और 8 भी बोल सकता हूँ। आया समझ में? लेकिन हो सकता है मुझे अंक लिखना नहीं आता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी नंबर सेंस नहीं है। ये चीज़ गलत है। तो तीसरे वाला आपका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखिए आपका आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि यूज़ ऑफ अबेकस। देखो भाई ये टीएलएम वगैरह से क्वेश्चन आने लगे हैं। टीएलएम के मैंने करवाए भी हुआ है क्रैश कोर्स, अगर आपने नहीं देखा तो वो क्रैश कोर्स जरूर देख लेना। उसके अंदर एक वीडियो है टीएलएम के ऊपर, उसके अंदर मैंने अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो अबेकस अबेकस आपका इनमें से कौन सा क्या नहीं करता? बिना त्रुटि के किसी भी संख्या को पढ़ना। पहले एक बार दिखाई देता हूँ आपको इसके बारे में।
देखो भाई, ये मेरे जो पेड नोट्स हैं, या आप ये कहेंगे कि जो भी मेरा जितना भी सारी चीज़ें मैंने अलग से आपको बता रखा है कि डोमिनोज के से मैं क्या क्या कंसेप्ट समझा सकता हूँ, तो नंबर सेंस समझा सकता हूँ, ये सारी चीज़ें समझा सकता हूँ। इसी तरह से नंबर कार्ड से मैं क्या क्या समझा सकता हूँ, टाइल्स या टेनग्राम से मैं क्या क्या समझा सकता हूँ, सॉलिड शेप से मैं क्या क्या समझा सकता हूँ, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। ब्लॉक से मैं क्या क्या समझा सकता हूँ, स्टैम्प पैड से मैं क्या क्या समझा सकता हूँ, ग्राफ से मैं क्या क्या समझा सकता हूँ, इसी तरह से डाइस या पासे से मैं क्या क्या समझा सकता हूँ, मुद्रा से मैं क्या क्या समझा सकता हूँ, प्लेस वैल्यू कार्ड यानी स्थानीय मान कार्ड है, इनसे क्या क्या समझा सकता हूँ, घड़ी से क्या क्या समझा सकता हूँ। मैंने लिखा हुआ है कि धागा और मोती से मैं क्या क्या समझा सकता हूँ, अबेकस से क्या क्या समझा सकता हूँ। अबेकस देखो, अब और यहाँ पे क्वेश्चन अबेकस का था ना, गिनती समझा सकता हूँ, संख्या को पढ़ना समझा सकता हूँ, स्थानीय मान समझा सकता हूँ, जोड़ घटाना सिखा सकता हूँ, दशमलव का जोड़ और घटाना सिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था देखिए, तो भैया देखो, बिना किसी त्रुटि के संख्या को पढ़ना मैं सिखा दिया था, शब्दों में दी गई संख्या को समान संख्या लिखना, तो ये मैंने कहीं नहीं दिया है। गिनती मैंने पढ़ना सिखा दिया था, प्लेस वैल्यू मैंने सिखा दिया था, मैंने दिखाया है ये सारी चीज़ें। तो आपका दूसरा उत्तर होगा, ठीक है। आप देख पाएंगे यहाँ पे भी जो मेरा है, इसके अंदर भी मैंने अबेकस में क्या क्या लिखा हुआ है। गिनती आप कर सकते हैं, संख्या को पढ़ना सीख सकते हैं, और आप स्थानीय मान आपका सीख सकते हैं, जोड़ और घटा सीख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है आपकी, जो एनसीईआरटी ने हमको दी है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इस तरह का क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था आपको, जब मैंने ये सिखाया था। एक्चुअली उसके अंदर ये था कि बच्चों को ये सिखाना है कि जब भी मैं दो संख्याओं को गुणा करता हूँ, तो वो जो नई संख्या बनती है वो मेरी हमेशा उससे बड़ी नहीं होगी। जैसे 2 × 3 करूँगा तो मैं हमेशा 6 नहीं आएगा मेरा, मतलब हमेशा मेरा इससे बड़ा नहीं होगा कि 6 मेरा इससे और इससे बड़ा है। कई बार ऐसा होगा कि जब मैं डेसिमल को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो मेरी फाइनल संख्या आएगी वो छोटी भी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर ये सिखाई थी चीज़ें। तो इसके अंदर मैंने आपको क्या चीज़ें सिखाई थी, मैंने उसके अंदर आपको कंसेप्ट सिखाया था। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, फोकस ऑन मोर ऑन कंसेप्ट नॉलेज, आया समझ में। और प्रोसीजरल नॉलेज के ऊपर कम फोकस हो रहा है, और मेरा कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो चौथा आपका उत्तर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कक्षा 2 में शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों और उसके लंबों और किनारों के बारे में परिचित करवाया जाता है। 2D शेप्स के बारे में आप करवा रहे हैं, तो आप इसमें से किस चीज़ को आप करवाएंगे? जियो बोर्ड से करवाएंगे, 3D से करवाएंगे, क्यूब से करवाएंगे, ब्लैक बोर्ड सरफेस से करवाएंगे? हम करवाएंगे जियो बोर्ड से। देखिए यहाँ मैंने दिया भी हुआ है, जियो बोर्ड से आप क्या क्या समझा सकते हैं। आप 2D शेप्स के बारे में समझा सकते हैं, और कोणों और किनारों के बारे में समझा सकते हैं, जो कि एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में यही तो था, लंब और किनारों के बारे में। यहाँ पे लंब दे दिया था, वहाँ कोण और किनारे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए फिर से आ गया जियो बोर्ड का क्वेश्चन आपका दोबारा से। कह रहे हैं कि ये बताइए कि जियो बोर्ड इज़ इफेक्टिवली टूल टू टीच। आप इनमें से क्या पढ़ा सकते हैं जियो बोर्ड से? कह रहे हैं कि बेसिक कंसेप्ट लाइक रे लाइंस एंड एंगल्स। नहीं भैया, हम बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ा सकते, ये किरण रेखा कोण नहीं पढ़ा सकते, ये हम किसी एक जो शेप्स होती हैं उन्हीं के पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड प्रॉपर्टी यही है, तो ये सेकंड हम पढ़ा सकते हैं। हम केवल 2D शेप्स को पढ़ा सकते हैं, यहाँ और समझने वाली बात है हमें, ठीक है। ज्योमेट्रिकल शेप्स हमारी जो हैं वो 2D शेप्स को हम पढ़ा सकते हैं, तो ये हमारा उत्तर होगा। डिफरेंस 2D और 3D शेप्स को हम इससे नहीं पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है, ठीक है। तो इस निरूपण में किसका संकेत है? देखो यहाँ पे वंश है, अगर आपको नहीं पता ये क्या है, ये आपकी प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू आपकी क्या होती है भाई? प्लेस वैल्यू आपकी होती है स्थानीय मान। तो उसके अंदर अगर आपको यहाँ पे एक्चुअली इनको हिंदी में लिखना चाहिए था, यहाँ पे हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई यहाँ लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ इन्होंने नहीं लिखा, यहाँ थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस और वंस ही लिख दिया। तो इस वजह से हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता चले इस चीज़ को बारे में, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे, तो ध्यान से देखने पे यही पता चल जाता है कि यहाँ पे हम कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू सिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों को, ठीक है। तो आपका दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखिए फिर से आपका क्वेश्चन आ गया है, कह रहे हैं कि 10 ग्राम डॉट गेम और पैटर्न से इन सारी चीज़ों से आप कौन सी चीज़ सिखा सकते हैं? तो भैया ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। 10 ग्राम पे चलते हैं। 10 ग्राम और टाइल्स वगैरह मैंने आपको करवाया था। कहाँ गया?
ये रहा 10 ग्राम से आप ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। 2D शेप्स पैटर्न वगैरह सिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। तो इसके अंदर आंसर क्या रहेगा? पहला ही अगर आप देखते हैं, स्थानीय समझ की योग्यता, स्थानिक समझ की योग्यता आपकी हो सकती है, स्थानिक समझ और निर्वासन, टेसिलेशन, और ये आपका आ जाएगा स्पेशल अंडरस्टैंडिंग आपकी आ जाएगी 10 ग्राम और टाइल से। ठीक है दोस्तों, तो आपको आंसर पता चल रहे होंगे भाई आपका कितना आसान है, ये सिंपल है, पता नहीं इसका हुआ बनाए रखते हैं बच्चे। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामिति संकल्पना को की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कौशल, सममिति क्या होती है, हाँ सिमेट्री और रिफ्लेक्शन, सिमेट्री और रिफ्लेक्शन के लिए हमें देखना है हम कौन सा करवा सकते हैं। टू साइड काउंटर तो भाई मैंने पढ़ा ही नहीं आज तक। बीड एंड स्ट्रिंग से नहीं करवा सकते, हम दिखा दूंगा किस किस चीज़ से क्या क्या हो सकता है। डॉट पेपर से हम करवा सकते हैं, अबेकस से नहीं करवा सकते हैं। तो इसका उत्तर है तीसरा। अब एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं हमारे आंसर को। क्या क्या था, एक तो बीड एंड स्ट्रिंग थी, तो हमारा एक सेकंड, बीड और स्ट्रिंग तो नहीं है, यहाँ नहीं है, पासा घड़ी वगैरह, बीड एंड स्ट्रिंग, बीड एंड स्ट्रिंग से आप ये कर सकते थे। तो यहाँ पे कहीं पे भी हमारा सिमेट्री वगैरह नहीं आया है। इसी तरह से अबेकस के अंदर भी कहीं नहीं आया है सिमेट्री वगैरह, अगर आप देखेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा सिमेट्री और रिफ्लेक्शन था ना, सममिति और परावर्तन था, सिमेट्री और रिफ्लेक्शन था। तो ना तो आप अबेकस से सिखा सकते हो, ना आप बीड से सिखा सकते हो, ये मैंने सुना ही पहली बार है। ठीक है, तो लास्ट आपका डॉट पेपर रह गया, तो डॉट पेपर ही आपका उत्तर होना चाहिए, जो कि मैं बता भी रहा था। डॉट पेपर के बारे में, हाँ डॉट शीट, डॉट शीट भैया कुछ इस तरह की दिखाई देती है, डॉट डॉट उगते हैं उसके ऊपर। जियो बोर्ड के ऊपर देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है जियो बोर्ड होता क्या है, जियो बोर्ड के ऊपर कीले गड़ी होती हैं, यही आपकी जो डॉट शीट होती है ना, डॉट शीट के ऊपर कीले गाड़ देते हैं तो वो जियो बोर्ड हो जाता है। इसके अंदर खाली डॉट लगे होते हैं। तो ये आपका हो गया समरूपता और प्रतिबिंब, आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ठीक है, चलिए फिर आसान क्वेश्चन है, कह रहे कक्षा 4 में विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 और 1/100 में कौन सा बड़ा है। तो कौन से TLM का आप यूज़ करेंगे, स्क्वायर ग्रिड का, इसी का यूज़ करेंगे, स्क्वायर ग्रिड का करेंगे 10/10 की का। इसी से हम जो फ्रैक्शन होते हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। फ्रैक्शन कंपैरिजन के लिए अगर आप देखेंगे, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, चौथे वाला हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, मैं बार बार अब आपको दिखाने की कोशिश नहीं करूँगा, मतलब दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि क्लास लंबी हो रही है आपकी ज़्यादा। तो डायरेक्ट आंसर के ऊपर चलेंगे हम। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक दिए गए हुए आयत और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। देखो जब भी क्षेत्रफल वगैरह की बात आ गई तो स्केल का बात नहीं कर सकते, जियो बोर्ड से हम क्षेत्रफल कंपेयर नहीं कर सकते, ग्राफ से कर सकते हैं, ग्राफ का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, ग्राफ अगर आपने देखा हो 5वीं क्लास के अंदर, क्षेत्रफल जो पढ़ाया भी गया है वो ग्राफ के थ्रू ही पढ़ाया गया है। ठीक है, तो तीसरा आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 लिखा तो कुछ ने 43 लिख दिया। एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे, शिक्षक के रूप में करेंगे ना, चलो पर कोई नहीं, शिक्षिका के रूप में क्या करेंगे। तो कह रहे हैं गिनता रहा, हम गिनता रहे, यानी कि जो अबेकस था उसका यूज़ कर लेंगे। तो दूसरा हमारा उत्तर है। अबेकस प्लेस वैल्यू में ही तो बच्चों को दिक्कत है, तो अबेकस से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं गणित में कक्षा कक्ष में दृष्टि बाधितों के लिए, दृष्टि बाधित मतलब जो बच्चे देख नहीं सकते, तो आप किन साधनों का यूज़ करेंगे, किन साधनों का आप यूज़ कर सकते हैं जिसको बच्चे या तो सुन पाएंगे या हाथ से टच कर पाएंगे, उन साधनों का यूज़ करेंगे। तो भैया नंबर चार्ट, एक चार्ट लगा होता है उसको बच्चे हाथ से टच करेंगे जब भी बच्चों को कुछ पता नहीं चलेगा, और नंबर चार्ट बोलता भी नहीं है भाई हमारा, तो ये तो नहीं हो सकता। कंप्यूटर होगा, जियो बोर्ड होगा, जियो बोर्ड में हाथ से मैंने बताया कीले लगी हुई होती हैं तो बच्चे कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंप्यूटर बोल पाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका अबेकस मैंने बताया ही थी, हाथ से ही यूज़ करने का सामान होता है ये, तो ये आपका हो पाएगा, कंप्यूटर भी होएगा, जियो बोर्ड भी होगा। फिर आपका फिर से नंबर चार्ट आ गया, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर आ गया है दूसरा, केवल दूसरा है। ठीक है, फ्रैक्शनल किट का भी आप यूज़ जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए कर सकते हैं। ठीक है, नंबर चार्ट का नहीं कर सकते बस। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने सिखाया भी था कि दो दशमलव संख्या के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसका यूज़ करेंगे। ठीक है,
दशमलव में ऐड करना है। ऐड के लिए हम किन तारा का कर सकते हैं, अबेकस का कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अबेकस का भी कर सकते हो आप, ग्राफ पेपर का भी कर सकते हो, दोनों का कर सकते हो। लेकिन अगर मेरे से पूछोगे कि मैं कौन सा आंसर करूँगा, तो मैं अबेकस की तरफ ज़्यादा जाऊँगा, मैं अबेकस का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अभी हमने ये किया ही था कि दो दशमलव वाली संख्याओं को गुणन जैसे गुणा करवानी है। गुणा हमने किस तरह से किया था, ग्राफ पेपर से की थी, तो यही है हमारा ग्राफ पेपर आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों को शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाली दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। मतलब क्षेत्रफल पढ़ाना है, तो क्षेत्रफल आप कौन से पढ़ा सकते हैं, स्केल से नहीं पढ़ा सकते भैया, ग्राफ पेपर से पढ़ा सकते हैं, धागे से नहीं पढ़ा सकते, टाइल से भी पढ़ा सकते हैं। मैंने बताया था टाइल से 10 ग्राम से आप क्षेत्रफल पढ़ा सकते हैं, इसी तरह से आप ग्राफ से पढ़ा सकते हो। तो BOD यानी कि आपका दूसरा आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है इस चीज़ को कि 1/4 और 1/3 इसका आप यूज़ किस तरह से करेंगे। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि फ्रैक्शन के लिए मैंने, अच्छा कमेंट में अब आप मुझे ये बताएंगे कि इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा आपको मेथड बताया था फ्रैक्शन को कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हैं। दूसरा आपका जो फ्रैक्शन को कंपैरिजन करने का है, जो कई बार KVS इंटरव्यू में भी पूछा गया है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास और कुछ सामान तो होता नहीं, तो आपको एक पेपर दे देते हैं और कहते हैं कि फ्रैक्शन में बताओ 1/2 1/3 आप कैसे पढ़ाओगे। तो पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी होती है यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स। तो ये आपका सेकंड आपका उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अल्जेब्रिक टाइल्स, अल्जेब्रिक टाइल्स भैया हायर लेवल पे होती है, प्राइमरी लेवल पे नहीं होती। वो किस लिए होती है, वो अलजेब्रा पढ़ाने के लिए होती है। व्यंजक या गुणनखंड, ये द्विघातीय घात घूत के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तब पढ़ाने के लिए होती है। तो पहला आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि नीचे दिए गए में सूचना संचार तकनीकी उपकरणों का ज्यामिति की क्लास में खोज पर कार्यों के लिए प्रयोग हो सकता है। पहली बात है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री शेप वगैरह से रिलेटेड थी, तो आप ये देखो कि किस चीज़ का यूज़ हो सकता है। ICT को तो अभी भूल जाओ, कैलकुलेटर नहीं हो सकता, वीडियो लिंक्स नहीं हो सकते, कार्टून स्ट्रिप सॉफ्टवेयर नहीं हो सकते। हम बात कर रहे थे जियो बोर्ड की, तो जियो जैबरा सॉफ्टवेयर हमारा एक ऐसा है जो ICT के थ्रू हमने इसको बनाया है, ठीक है। ICT क्या होता है, ICT वही सारी चीज़ें है, सूचना और संचार तकनीकी, आपको पता ही होगा कि जिसके अंदर आपकी टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ हो रहा है, तो वो हमारा सब ICT है। तो जियो जैबरा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है पहला इसका, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर वही है, देखो अब आपको भाग करके दिखाना है। देखो फ्रैक्शन को आप सबसे अच्छी तरह से आप कैसे पढ़ा सकते हो, फ्रैक्शन को हमेशा हम पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी से तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी होगी आपका यहाँ पे भी आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए कह रहे हैं कि एरिया पढ़ाने के लिए, क्षेत्रफल पढ़ाने के लिए जो बोर्ड नहीं होगा, ग्राफ पेपर आपका उत्तर होगा। ग्राफ पेपर से आप आराम से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। स्केल आपका किस लिए यूज़ होता है, खाली मापने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी रहेगा। कह रहे हैं कक्षा में 223 को 23 पढ़ती है, सॉरी 203 को, गलती से मेरे को भी गलती हो गई, तो 23 पढ़ती है। तो एक अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आप करेंगे। तो उसके अंदर बच्चों को दिक्कत कहाँ है, बच्चों को प्लेस वैल्यू वगैरह में या नंबर पढ़ने के अंदर दिक्कत है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो आप ये तो कर ही नहीं सकते, ये लिखवाओ और ये करवाओ, तो हम तो TLM वगैरह का यूज़ करेंगे। तो क्या बीड्स और स्ट्रिंग से हम ये पढ़ा सकते हैं, नहीं, नंबर चार्ट से पढ़ा सकते हैं। तो चौथा हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और आपका पेपर अच्छा हो, जल्दी से क्लियर हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आपकी मैथ्स पेडागोजी पेपर 1 की पूरी हो चुकी है। टाइम तो है अभी, पेपर 2 की भी पेडागोजी मैं पूरी करवा दूंगा। धन्यवाद।